आजकल क्या हो चुका हुआ है कि सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट हो चुका हुआ है, जहाँ पे इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट मतलब हर कोई पर्सन लगा हुआ है उसको देखने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए। वो ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि उनको क्या चाहिए। अगर आप लुधियाना के सच ऑफ कुछ रिनाउंड आर्किटेक्ट्स के घर बने हुए देखो, वो एक घर दूसरे घर के साथ मैच ही नहीं करेगा। बट अगर आप एक जैसे बोलते हैं ना कि मतलब छोटे से सेगमेंट में अगर आप जाके देखोगे तो आपको शायद याद होगा कि पहले एक बारी जाली कट का डिज़ाइन स्टार्ट हुआ था। आप हर दूसरे घर में जाली कट का डिज़ाइन लगा हुआ था। ग्लास सीलिंग का डिज़ाइन आया तो हर घर ने ग्लास सीलिंग लगा दी। मतलब ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये एक जो हमारा सोशल मीडिया का चलता आ रहा है, जैसे पिनिंटरेस्ट हो गए और कुछ इंस्टा हो गया, कुछ ऐसे सोशल साइट्स हैं जहाँ पे लोग घर बनाने से पहले ही ना ये डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या चाहिए। वो ये देखते ही नहीं कि उनके राइट लेफ्ट में क्या बना हुआ है। घर सबका सपना होता है और हर बंदा चाहता है कि उसका घर बहुत सुंदर हो। और क्योंकि हम सारा टाइम या घर में रहते हैं या अपने काम वाली जगह पे रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, फैक्ट्री में रहते हैं, तो जैसी वो चीज़ बनी होती है उसका हमारी लाइफ के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। और क्योंकि एनर्जी आई थिंक वहीं से फ्लो करती है। तो आप घर डिज़ाइन करते हैं, ऑफिस डिज़ाइन करते हैं वंदना, एंड यू मेक दोज प्लेसेस बेटर फॉर पीपल। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि घर डिज़ाइन करते वक्त, ऑफिस डिज़ाइन करते वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? थैंक यू। सबसे पहले आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी बात रख पाऊँ और अपने ओपिनियंस को कुछ पब्लिक के साथ शेयर कर पाऊँ। आपने मुझसे पूछा कि घर हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और क्यों डिज़ाइन करते हैं। घर डिज़ाइन करने का एक मेन पर्पस ये कि जब जितने भी हम काम करते हैं, जितना भी हम बाहर से अपना आउटसोर्स होकर काम थक के आते हैं घर पे, तो वन ऑफ द एक प्लेस ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही कन्वीनियंट हो, बहुत ही एक जैसे बोलते हैं हम बिल्कुल ही शांत, मतलब बहुत लाइट कलर्स बहुत प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो उस एनवायरनमेंट में आके हमें अगले दिन चार्ज होना है, तो आराम करना है हमें घर पे। एक घर का एक जैसे बोलते हैं ना डेकोरम बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैं डिज़ाइन जो करती हूँ मैं उसी थीम को लेके करती हूँ कि जिस पर्सन के लिए मैं घर डिज़ाइन कर रही हूँ उसको एक अलग से मतलब कंफर्टेबल फील हो अपने घर में आके। ये नहीं है कि बाहर भी शोर से आए और घर पे आके भी वापस से उसी मर्ज में रहें। और घर को डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहला ही ये होता है कि क्लाइंट की बातें समझ के उसको उसके हिसाब से डिज़ाइन करना। अच्छा, मैं आजकल देख रहा हूँ कि ना घर या स्पेशली हाउसेज में या ऑफिसेज में जाते हैं ना, हर जगह एक ही पैटर्न चल रहा है। मतलब अच्छे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, पर मुझे आजकल ना फ़र्क नहीं पता लगता कि मैं कोई डिफरेंट घर में आया हूँ। एक ही कलर की वो वॉल्स होती हैं, एक ही तरह की फ्लोरिंग होती है, डिज़ाइन का एक पैटर्न सा चला हुआ है। हालांकि बहुत सुंदर है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे नहीं है, देखने में सुंदर लगते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे कोई डिफरेंस नहीं, मतलब कैरेक्टर नहीं लगता कि ये घर का ना, ये घर का ये चीज़ है स्पेशल। मुझे ऐसा लगता है कि वो घर भी ऐसा था, ये भी ऐसा है, तीसरा भी वैसा है, जो नए घर बन रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? ये आपने क्वेश्चन जो पूछा ना, ये मतलब मेरे मन के अंदर से क्वेश्चन निकाल के आपने पूछा। आई डोंट नो हाउ कैसे। आजकल क्या हो चुका हुआ है कि सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट हो चुका हुआ है, जहाँ पे इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट मतलब हर कोई पर्सन लगा हुआ है उसको देखने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए। वो ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि उनको क्या चाहिए। अगर आप लुधियाना के सच ऑफ कुछ रिनाउंड आर्किटेक्ट्स के घर बने हुए देखो, वो एक घर दूसरे घर के साथ मैच ही नहीं करेगा। बट अगर आप एक जैसे बोलते हैं ना कि मतलब छोटे से सेगमेंट में अगर आप जाके देखोगे तो आपको शायद याद होगा कि पहले एक बारी जाली कट का डिज़ाइन स्टार्ट हुआ था। आप हर दूसरे घर में जाली कट का डिज़ाइन लगा हुआ था। ग्लास सीलिंग का डिज़ाइन आया तो हर घर ने ग्लास सीलिंग लगा ली। मतलब ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये एक जो हमारा सोशल मीडिया का चलता आ रहा है, जैसे पिनिंटरेस्ट हो गए और कुछ इंस्टा हो गया, कुछ ऐसे सोशल साइट्स हैं जहाँ पे लोग घर बनाने से पहले ही ना ये डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या चाहिए। वो ये देखते ही नहीं कि उनके राइट लेफ्ट में क्या बना हुआ है और वो डिज़ाइन उनके बिहेवियर में कंफर्टेबल फील ला रहा है नहीं ला रहा है। उनको सिर्फ इस चीज़ का मतलब है
कि हमने वो कॉपी कर लिया, लेटेस्ट चीज़ कॉपी कर लो। लेटेस्ट चीज़ कॉपी कर लिया है, पर वो इस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं कि वो उनके लिए ज़रूरी है या उनके लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ भी लोग बना देते हैं, देन फिर वो आर्किटेक्ट पे आ जाते हैं कि हमें उन्होंने डिज़ाइन दिया था। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं होता है। मतलब हर घर का, हर दिशा का हम बोल दें, हर साइड का बोल दें, इम्पैक्ट होता है। कहाँ से हमें लाइट चाहिए, कहाँ से हमें कलर कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा, कहाँ पे प्लांटेशन रखनी है, हर एक घर की वैल्यू बोलती है। ये नहीं होता कि हमें डिज़ाइन निकाल ली और हमने उस डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा, मैंने ना एक और चीज़ नोटिस करी है, मतलब खुद के साथ भी नोटिस करी। जब मैं अपना रूम डिज़ाइन करवा रहा था एक टाइम पे, तो जो आर्किटेक्ट ने या जो डिज़ाइनर ने, इंटीरियर डेकोरेटर ने जो बोला, उसमें से मैंने काफ़ी सारे चेंजेस करे, क्योंकि मुझे कुछ अपने हिसाब से चाहिए था। पर नॉर्मली जो अच्छे होते हैं, जो बड़े हाईली पेड होते हैं डिज़ाइनर्स, वो आपकी एक भी नहीं सुनते। वो कहते हैं अगर आपने कुछ बोला तो हम वो नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बंदा अपना कैरेक्टर ऐड नहीं करवा पाता जो अच्छे डिज़ाइनर्स के हिसाब से। तो आपका इसके बारे में क्या सोचते हो कि शुड यू कॉर्पोरेट द पर्सनस ओपिनियन एज वेल, और उससे चीज़ ख़राब हो जाती है? देखिए, समहाउ कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने क्लाइंट्स की बातों को निगलेक्ट करना पड़ता है समहाउ। लेकिन जो आपका एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर है, पहली तो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। लोग पहले तो वो इंटीरियर की बात ही कर रहा था मैं, हाँ, आर्किटेक्ट की बात हाँ, नहीं कर मतलब मैं आपको वो पहले ही क्लियर कर दूँ, इसमें हम सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनर्स की बात कर रहे हैं। जो हाईली पेड इंटीरियर डिज़ाइनर्स आपने बोला है, वो कभी भी आपके ओपिनियंस को निगलेक्ट नहीं करेगा, अच्छा, नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले आपको सुनेगा। मेरे हिसाब से बीइंग अ इंटीरियर डिज़ाइनर, मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट के बिहेवियर को समझती हूँ। फिर उसके बाद उसकी जो उसकी रोज़ की वर्किंग है उसको देख के और उसके ओपिनियंस को देख के फिर मैं अपना डिज़ाइन प्रेजेंट करती हूँ। और टचवुड, मेरे इतने लंबे करियर में मुझे कभी आज तक मेरे किसी क्लाइंट ने कहा नहीं है ऐसा कि आप ये करो और ये ना करो। पॉइंट ही सिर्फ इतना रह जाता है कि आपको अपने क्लाइंट को समझना है, वो क्या चाह रहा है, और आपने उसको अपनी ड्राइंग में अगर वो ही बना के दे दिया तो क्लाइंट कभी भी आपसे ओवरली डन होके किसी चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। इन सेकंड केस, अगर आपने उस क्लाइंट की बात ही समझी नहीं है, मतलब आपने इग्नोर कर दिया और आपने अपना ही कोई इल्यूजन बना लिया है, आपने अपना ही कोई डिज़ाइन बना लिया है और आप चाहते हो कि ये ही बने, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। मतलब सबसे पहले घर उनका है, डिज़ाइन उन्होंने करना है, कंफर्टेबल वो होंगे, तो आपको उन्होंने इनवाइट करा है डिज़ाइनिंग देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुड लिसनर होना चाहिए, एक इंटीरियर डिज़ाइनर को भी और एक आर्किटेक्ट को भी, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। तो गुड लिसनर हो गए आप, हाँ। तो हर पॉइंट पे क्लाइंट नहीं कट करते हैं। कई बार इंटीरियर्स को डिज़ाइनर है, उनको भी क्लाइंट के ओपिनियंस को कई बार कट करना पड़ता है। हालांकि मेरे को भी कई चीज़ों, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि पिनिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम में कई लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें ये चाहिए हमें, पर उसके प्रैक्टिकल वर्किंग क्या है वो क्लाइंट को नहीं पता। उनको ये पता है कि डिज़ाइन अच्छा है और बना दो, ठीक है, पर वो बनेगा कैसे, वो उनके घर में प्रैक्टिकल है कि नहीं, हमें सिर्फ उन चीज़ों को क्लाइंट को बताना होता है कि आप ऐसा नहीं तो आप ऐसा कर लो। ये चीज़ें रहती हैं। मतलब आपको समझना होता है कि क्लाइंट आपसे डिमांड क्या कर रहा है। आप अपने डिमांड्स क्लाइंट के आगे नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए जब वो नया घर प्लान करते हैं? सबसे पहले तो बजट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ बजट की है। बिना बजट के घर नहीं प्लान होता, बजट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग बजट सोचते हैं, क्या उसके अंदर प्लान हो जाता है कि हमेशा, सुना तो यही हर बारी ओवर बजट ही जाती है चीज़ें? देखिए, अगर आप बहुत अच्छा घर बना रहे हैं, ठीक है, और आपको हर चीज़ को परफेक्टली डन चाहिए और आप किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज़ ब्रांड में जा रहे हैं, तब तो बजट ऑब्वियसली हाई रेज होगा, ठीक है। और अगर आपका सेगमेंट पहले से ही क्लियर है कि हमें घर चाहिए
अच्छा चाहिए और उसमें फिर आप बजट कंस्ट्रेंट हो जाता है आपका, मतलब उसमें आपके साथ रहता है। लेकिन उनके लिए भी यही होता है कि उनका बजट भी, अगर सपोज आपने सोचा हुआ है कि मेरा घर 70-80 में क्लियर हो जाएगा, वो भी फिर 1 के करीब चला ही जाता है। क्योंकि जब आप मार्केट में प्ले करने जाते हो, आप चीज़ें देखते हो, फिर आप ये नहीं देखते हो कि मुझे ये लगाना है या ये लगाना है। ऑब्वियसली आपको नीचे वाला सेगमेंट तो समझ ही नहीं आएगा। जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको कुछ अच्छी चीज़ समझ में आएगी, तो फिर रेट तो प्लस होता ही होता है। तो घर बनाना इट्स अ डिफरेंट थिंग, एक डिज़ाइनर घर बनाना इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर एक डिफरेंट वे में काम करते हैं। वो डिज़ाइनर घर बनाते हैं। डिज़ाइनर घर बनाते हैं और डिज़ाइनर चीज़ बनाने के लिए बजट तो इंक्रीज़ हो ही जाते हैं। इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, तो कई बारी लोग रेनोवेट करते हैं घर, है ना? तो काफ़ी लोग कहते हैं मुश्किल होता है रेनोवेट करना सबसे ज़्यादा। किसी बिल्डिंग को नए तौर से बनाना एक अलग इजी प्रोसेस है, रेनोवेट करना वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है जो आपने बोला है। अगर आप लुधियाना देखो, लुधियाना या आप किसी ट्राई सिटी में चले जाओ, आप टू टाई सिटी में चले जाओ, आजकल नए घर से ज़्यादा रेनोवेशन के प्रोजेक्ट ज़्यादा हो चुके हैं। लोग अपने पुराने घर तोड़ रहे हैं और उनको रीबिल्ड कर रहे हैं। हाँ, अगर आप पूरा डिमोलिश कर रहे हो फिर तो वो रीबिल्ड ही हो गए। अगर आप उस सिस्टम बने हुए घर में आप कुछ चीज़ों को, कुछ दीवारों को हिला रहे हो, वो एक टास्क प्रोजेक्ट हो जाता है, क्लाइंट के लिए भी और एक आर्किटेक्ट के लिए भी। इसमें सबसे पहला काम आर्किटेक्ट का होता है। इंटीरियर डिज़ाइनर का इस प्रोसेस में कोई काम नहीं है इसमें। इस चीज़ के लिए आपको एक हाईली क्वालिफाइड आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर आपने रेगुलर आर्किटेक्ट, जैसे आजकल बहुत हो चुका हुआ है, डिप्लोमा होल्डर्स और ये वो, आप कम बजट में देख के आप किसी ऐसे पर्सन को बुला लेते हो, जो कि लुधियाना में बहुत कॉमन हो चुका हुआ है, तो वहाँ पे आपको सफ़र होना पड़ सकता है। क्योंकि जब रेनोवेशन की बात आती है तो आप भी नहीं जानते कि बीम कहाँ है, डाउन बीम कहाँ है, नींव कैसी बनी हुई है। इस चीज़ के लिए तो मेरा मतलब ये है बोलने का कि आपको एक हाईली क्वालिफाइड आर्किटेक्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, और भी चीज़ें जैसे आजकल नए घरों में मैं देख रहा हूँ कि इनफैक्ट पिछले 10 साल से घर के आप अंदर जाओगे, एक तो एरिया पूरा ही ऑलमोस्ट लोगों ने कवर किया होता है, बहुत कम एरिया छोड़ा होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हर एक पार्ट ऑफ द हाउस में आपको विदाउट एयर कंडीशनिंग आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो विंडोज़ बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई हैं। वेंटिलेशन, जो मुझे पर्सनली लगता है, मुझे नहीं पता आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि फ्रेश एयर की जो वेंटिलेशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म है और सारा जो डिपेंडेंस है यहाँ एयर कंडीशनर पे है या वेंटिलेटर अलग से लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं घर बहुत सुंदर होता है, लेकिन मुझे उस घर में घुटन सी लगती है। मैं बहुत बड़े बड़े, बहुत मतलब कि 15-20 करोड़ के जिसमें सिर्फ घर बनाने पे लगा है, उन घरों में गया हूँ और अंदर एंटर करते ही सफोकेट हो गया हूँ। तो जब तक आपका एसी प्रॉपर नहीं चलेगा, वो मतलब मेरा भागने का मन करता है उन घरों में से। मुझे बताओगे ये ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले भी हमारी जैसे बात हो रही थी कि एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट के काम है डिज़ाइन करना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको समझ ही नहीं आती है कि इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट के बीच में फ़र्क क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी बात करी है, जिस घरों के बारे में आप बात कर रहे हो कि उनमें सफोकेशन है या कुछ ऐसा है, सबसे पहले तो घर वही वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं जिनमें चारों तरफ से हवा आए, लाइट आए प्रॉपरली। मतलब अगर हम समर्स टाइम में तो 7 बजे के बाद हम लाइट्स ऑन करें, ठीक है, उससे पहले लाइट आनी चाहिए। लाइट्स जो नेचुरल लाइट है वो घर के अंदर आना और उसको एक आर्किटेक्चर व्यू में प्रेजेंट करना कि कब कहाँ से कौन सी लाइट आनी चाहिए, फ्लैश होनी चाहिए, ये एक आर्किटेक्ट बहुत अपनी ड्राइंग शुरू करने से पहले ही मतलब उसको सॉल्व कर देता है, अगर वो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है। क्वालिफाइड आर्किटेक्ट का मतलब ये है कि जो डिग्री होल्डर है, जो काउंसलर आर्किटेक्चर के अंडर आते हैं। क्योंकि आज के टाइम में मतलब आर्किटेक्ट हर एक कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है। मतलब एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी आर्किटेक्ट की पोस्ट को गैदर कर रहा है। ये एक स्टडी है, ठीक है,
जो कि एक आर्किटेक्ट इतने लंबे समय से अपनी जर्नी को क्लियर करता है और धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को सीखता है। बट ऑब्वियस बुक से कम सीखता है, प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा सीखता है। जैसे एक घर बनाया, दूसरा घर बनाया, उसमें क्या गलती आई, तीसरे घर में क्या गलती आई। मैं ये रेगुलर आर्किटेक्ट, मैं एक रिनाउंड आर्किटेक्ट्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि सब ये प्रोफ़ेशन ही ऐसा है कि जितना आप करोगे, जितना आप सीखोगे, आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आप क्या कर रहे हो, आपके डिज़ाइंस क्या कह रहे हैं, आप घर के अंदर नेचुरल वेंटिलेशन दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो। इन सब के पीछे क्लाइंट की भी बहुत एक विज़न आ जाता है क्लाइंट का। कई बारी क्लाइंट्स एक आर्किटेक्ट ने जैसे डिज़ाइन प्रेज़ेंट करा क्लाइंट को, बट अब क्या हो गया कि क्लाइंट्स के साथ फैमिली मेम्बर्स भी हैं, हमें रूम यहाँ चाहिए, हमें ये चाहिए। तो आधी ड्राइंग्स तो जब हम प्ले करते हैं ड्राइंग के साथ, आधी ड्राइंग्स तो चेंज हो जाती हैं क्लाइंट के ओपिनियन के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे एक आर्किटेक्ट को स्टिक होना पड़ता है कि आप ये करोगे तो इसका ये माइनस पॉइंट है, आप ये करोगे तो इसका ये माइनस पॉइंट है। जो आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट के हिसाब से फ्लो होते हैं, उनके डिज़ाइंस तो वैसे ही मतलब नॉन रीचेबल और नॉन, तो वो जैसे आप घर कह रहे हो कि लाइट्स नहीं, आर्किटेक्ट को हमेशा अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है इन्हीं पॉइंट्स पे रखने चाहिए। आपको क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना चाहिए, क्लाइंट को अपने ओपिनियन बताने चाहिए कि हमारा ये एजेंडा है, मैं ये विंडो यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ। मतलब हर चीज़ क्लाइंट के फ्लो के साथ नहीं, आप जिस हिसाब से अपना काम कर रहे हो, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लाइंट के सामने रखना चाहिए। अच्छा वंदना जी, अगर किसी ने घर डिज़ाइन करना है तो आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर ऑब्वियसली करना पड़ता है, तो उसको चूज़ करते टाइम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, क्या ध्यान में रखना चाहिए? 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी एंड कंट्रोल। पहले क्रिएटिविटी आ जाती है, आपका आर्किटेक्ट आपको क्या क्रिएट करके दे रहा है, कितना आप क्लैरिटी के साथ काम कर रहे हो। और थर्ड बात आ जाती है हमारी कंट्रोल की। जैसे क्रिएटिविटी है और क्लैरिटी है, ये तो क्लाइंट और आपके बीच में रह जाता है। बट जो कंट्रोल वाला सेगमेंट है, ये सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना हम, सेंसिटिव सब्जेक्ट है कंट्रोल। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक घर बनाना है तो उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उन वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए एक क्लाइंट को आर्किटेक्ट का हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम में। क्योंकि क्या हो जाता है कि एक आर्किटेक्ट ने अपना डिज़ाइन दे दिया या एक इंटीरियर डिज़ाइनर ने अपना डिज़ाइन दे दिया, अब होल्ड हो जाता है कंट्रोल करने वाले पे जिसको हम काम दे रहे हैं। अब वो अपना दिमाग लगाएंगे, तो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हमेशा काम करता है अपने डिज़ाइन के ऊपर, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं कि काम शुरू हो और ख़त्म हो जाए, मतलब उनको डिज़ाइन के साथ कोई वो नहीं होता। तो वहाँ पे क्लाइंट को समझना चाहिए इन तीनों चीज़ों के बारे में, क्रिएटिविटी, कंट्रोल और क्लैरिटी। मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी ये है कि आर्किटेक्ट कितना अच्छा, कितना सुंदर और कितना क्रिएटिव अलग डिजाइन बना सकता है। एग्जैक्टली। और क्लैरिटी ये हो जाती है कि आपके दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग में हमें क्या चाहिए, वो पेपर पे क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हाँ। और कंट्रोल ये है कि जो लोगों ने काम करना है, जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है, एग्जैक्टली, उनका जो एक्चुअल जो प्लान है और एग्जीक्यूशन में वो पूरा वही सही होना चाहिए। ये जो कंट्रोल वाला सेगमेंट है, ये क्लाइंट और आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। राइट। अगर हम ये वाला कंट्रोल अपने लेबर को दे देंगे, ठीक है, तब वो डिजाइन एग्जीक्यूट सही नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ओके। वो क्लैश हो जाएगा बिटवीन क्लाइंट और सो वो कंट्रोल आर्किटेक्ट के पास होना चाहिए। ऑब्वियसली वो कंट्रोल आर्किटेक्ट के पास होना चाहिए और इंटीरियर डिज़ाइनर के पास होना चाहिए। और सेकंड कंट्रोल अगर हम बात करें, फर्स्ट कंट्रोल होना चाहिए एक डिज़ाइनर के पास, सेकंड कंट्रोल होना चाहिए क्लाइंट के पास, और लास्ट एंड लीस्ट मतलब जिसकी ज़रूरत भी नहीं है वो शायद आप कंट्रोल दे सकते हो अपनी लेबर को, ताकि जो जिस चीज़ के लिए आपने पैसे खर्च करें वो चीज़ बने। आर्किटेक्ट को हायर करा है, आपने इतने लाखों रुपए खर्च करे हैं और आप उनके ओपिनियंस ले रहे हो, और आप अपने कंट्रोल के टाइम पे आप वो सब चीज़ें खुद थाली में सजा के आप अपने वर्कर को दे रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। बड़े लोग ऐसा कर जाते हैं गलती। हाँ, वो देखो वो घर सफ़र भी कर रहे हैं फिर।
उनके घर ना उस टाइम पे क्लैरिटी, फिर वो लोग ही सोचते हैं कि कि इतना यार पैसा भी खर्चा ये और डिजाइन चीज वैसी बनाया बनी। था और बना नहीं, और फिर दोष आ जाता है वहां पे आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट और इंटीरियर, इंटीरियर्स का ठीक कि है। इन्होंने काम ठीक नहीं करा। वो जो बीच वाला सेगमेंट है वो तो लोग भूल ही जाते हैं कि हमने ही कंट्रोल किसी और को दिया है। राइट राइट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये बताया। अच्छा, वास्तु का क्या रोल है? वास्तु क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल कंस्ट्रक्शन में, आपने देखा है। हाँ देखिए, अभी क्या हो चुका हो कि अगर हम चैनल्स भी देखें तो बहुत सारे वास्तु ओपिनियंस मार्केट में हैं। अगर हम लोग सब ये सोच लें कि वास्तु है, एग्जैक्टली वास्तु है, वास्तु एक सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रीज़न है जो कि एक्चुअल में है, साइंटिफिक है वास्तु। मतलब मैं ज़्यादा गहरी बातें नहीं करूँगी वास्तु के अकॉर्डिंगली। सपोज आपका साउथ में आपका घर है, मेजरली लोग वास्तु को कंसीडर ही साउथ वाले घरों में ज़्यादा करते हैं। साउथ में आपका घर है, वहाँ से सीधे आपको लाइट्स के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, सनलाइट बहुत तेज़ आ रही है, क्योंकि वहाँ से प्योर एयर तो आएगी नहीं आपको, वहाँ से सनलाइट ही बहुत। आप बीमार हो रहे हो, सुबह उठ के आपको काम पे जाने का मन नहीं है, तो ये सब एक साइंटिफिक रीज़न की वजह से हमारे माइंड में प्ले करता है। आप सुबह लथार्जर उठोगे, आपका घर का वेंटिलेशन नहीं है आपके घर के अंदर, सारा दिन सनलाइट आई है, तो ये सब चीज़ें कंसीडर होती हैं। ठीक है, वास्तु का पॉइंट बहुत ज़्यादा लोगों ने ना हाइप कर दिया हुआ है, लेकिन ये एक साइंटिफिक चीज़ है। मतलब इसको आप एक साइंस की तरह देखोगे ना तो आप कभी बीमार नहीं होगे, आपके काम भी बहुत अच्छे चलेंगे। मतलब ये सब चीज़ें रहती हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने टैंकी उठा दो, सीट की पोजीशन चेंज कर दो, घर बना हुआ है उसको पूरा तोड़ फोड़ के चेंज कर दो, नहीं, वैसा नहीं है। आपको चीज़ को समझना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप अपना बेड का डायरेक्शन चेंज कर लो। कुछ चीज़ें हैं जो माननी है, जैसे गैस हो गया, पानी का हो गया, वो भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि आपने पानी उस तरफ क्यों रखना है, आपने गैस उस तरफ क्यों रखनी है। मतलब वास्तु के नाम पे अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, Main point ये हाँ है। मेन पॉइंट ये है Very कि well said. अंधविश्वास नहीं है कि मेरा घर इसलिए नहीं अच्छा बना क्योंकि मेरा वास्तु खराब है। आपका घर इसलिए अच्छा नहीं बना क्योंकि आपके अंदर एयर का फ्लो नहीं है, हाँ, तो लाइट फिजिकली नहीं आ रही है। ऑब्वियसली आप इतना अच्छा हो ही नहीं पाएंगे हाँ, अगर आपको फ्रेश एयर नहीं मिल हाँ, रही। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। आपके घर में ग्रीनरी ऐड करो अपने घर में, ठीक है, आप अपने प्योर एयर ऐड करो, फ्रेग्रेंसेस रखो, आपकी बॉडी कैसे एनर्जेटिक नहीं होगी, प्रॉपर एनर्जेटिक रहेगी आपकी बॉडी। वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच वंदना जी, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। एंड आई थिंक जो सुनने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ये वंडरफुल रहेगा। काफ़ी टिप्स आपने दी हैं अच्छी। और आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ ये भी बता दें, अगर कोई घर बनवाना चाहता है, आपको कांटेक्ट करना चाहता है, तो हाउ कैन दे रीच यू? हमारा ऑफिस है मोनोलिथ इंफ्रा के नाम से, और मैं लुधियाना से ही बेस करती हूँ। तो जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे तो अगर वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर्स हमारे दिए हुए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।